हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं गेजेस इन रेलवे ट्रैक। मतलब रेलवे ट्रैक में जो गेज होता है, गेज किसको बोलते हैं या गेज किसे कहा जाता है, उसके बारे में आज अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन देखने से सबसे पहले आपको नॉर्मली बता देता हूँ। पिछले क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा तो मैंने वहाँ पे आपको गेज का थोड़ा ओवरव्यू दिया था, है ना। इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में हमने आपको गेज का बताया था। गेज क्या होता है, ठीक है। तो गेज क्या होता है? रनिंग फेसेस ऑफ रेल्स, ठीक है। क्या होता है? रनिंग फेसेस ऑफ रेल या इनर डिस्टेंस बिटवीन टू रेल इज नोन एज अ गेज। मतलब गेज क्या है? एक प्रकार का डिस्टेंस है, ठीक है। दो रेल के बीच की दूरी को नापते हैं और जो डिस्टेंस आएगा उसे अपन क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दिए? इसको गेज नाम दिए हैं। आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, वही डिस्टेंस को यहाँ पे नाम दिया गया है क्या? गेज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले अपन समझ लेते हैं इस चीज को, फिर डेफिनेशन में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दो रेलवे ट्रैक है, दो रेलवे ट्रैक के रनिंग फेसेस जहाँ पे आपके व्हील्स के फ्लैंजेस आते हैं, ठीक है। आपका जो ट्रेन का जो व्हील्स होता है उसका जो फ्लैंजेस होता है, उसका जो रनिंग फेसेस है, ठीक है। आपको जो टॉप पोर्शन दिख रहा होगा वो उसका रनिंग फेसेस ऑफ व्हील फ्लैंजेस है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? उनके बीच की दूरी, दो रनिंग फेसेस रेल्स हैं, उनके बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं, ठीक है। या आप इनर डिस्टेंस ऑफ रेल्स बोल सकते हो या रनिंग फेसेस ऑफ रेल्स बोल सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। लेकिन अपन दोनों लिखेंगे जब एग्जाम में आता है। गेज क्या होता है? तो रनिंग फेसेस बिटवीन टू रेल्स या इनर फेसेस ऑफ बिटवीन टू रेल्स, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? गेज बोलेंगे। जैसे कि आपको डेफिनेशन में दिख रहा होगा, द गेज ऑफ रेलवे ट्रैक इज डिफाइंड एज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर और रनिंग फेसेस ऑफ टू ट्रैक रेल्स, ठीक है। आपको दोनों चीज लिखना है यहाँ पे कि इनर फेस, जो आपका क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर पार्ट हो सकता है या रनिंग फेसेस भी हो सकता है, दोनों ही लिखेंगे ताकि अच्छे से हमारा जो डेफिनेशन है सही तरीके से वहाँ पे लिखें, ठीक है, उसका सही मार्क्स मिले आपको। इसके बाद आगे देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ पेयर ऑफ व्हील्स इज कॉल्ड द व्हील गेज। मतलब व्हील के बीच के जो डिस्टेंस है, जो रनिंग फेसेस है, इनर फेसेस का व्हील का जो, जैसे कि दो व्हील्स हैं, दो व्हील्स के इनर डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे व्हील गेज बोलते हैं। जैसा कि हम रेलवे गेज को बोलते हैं, दो रेल के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। वैसे दो व्हील्स के बीच की दूरी को अपन क्या बोल सकते हैं? व्हील गेज भी बोला जा सकता है, ठीक है। गेज तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा अगर आपने मेरी पुरानी क्लास अटेंड की होगी तो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट गेजेस इन इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस, मतलब कितने प्रकार के गेजेस हो सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि दो, मतलब इनर फेसेस ऑफ रेल, ठीक है, इनर रनिंग फेसेस ऑफ रेल बोल सकते हो या क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर रेल्स को अपन क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। तो ये गेज तो हो गया, डिस्टेंस हो गया, लेकिन कितना डिस्टेंस होगा और कब कब कितना कितना डिस्टेंस लेंगे, इसी प्रकार से अपने क्या किया है? गेज को बांटा गया। जैसे कि आपका डिफरेंट टाइप के ट्रेन होते हैं, छोटे ट्रेन है, बड़े ट्रेन है, वो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप के यहाँ पे गेजेस होते हैं। उसके ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा, वो अभी अपन सब सही तरीके से क्लियर करेंगे कि कौन से डिस्टेंस का गेज का अपन कहाँ पे लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, सब अभी बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो आगे देखते हैं। तो डिफरेंट गेजेस में अपन सीधा ये ब्रिटिश वाला नहीं पढ़ते हैं, अपन सीधा इंडिया वाला पढ़ेंगे। इंडिया में किसको बोलते हैं? ब्रिटिश रेलवेज में क्या करते थे? आउटसाइड रेल डिस्टेंस को, ठीक है। अभी जैसे अपन क्या पढ़ रहे हैं? इनर साइड, इनर फेसेस ऑफ रेल बोल रहे हैं, है ना। इनर फेसेस ऑफ रेल बोल सकते हो या रनिंग फेसेस ऑफ रेल बोल सकते हैं, उसको अपन गेज बोलते हैं। लेकिन ब्रिटिश रेलवे क्या करता था? आउटसाइड, जो आउटर डिस्टेंस होता है उसे अपन, उसको वो गेज बोलता था, ठीक है। तो लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? इंडिया में, तो इंडिया वाला पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। सीधा इंडिया में आते हैं। इंडिया में देखो, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे पहला जो गेज लगाया था उसका जो डिस्टेंस कितना था? 1.676 मीटर, ठीक है। इंडिया में जब रेलवे की स्थापना हुई तो पहला जो गेज वहाँ पे बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, उसका गेज का डिस्टेंस कितना था आपका? 1.676 मीटर था, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट टाइप के हमारे पास गेज आने लगे। तो कितने टाइप के गेज होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं गेजेस के बारे में। जो पहला गेज है जो इंडिया में यूज होता है, स्टैंडर्ड गेज है। कौन सा गेज है? स्टैंडर्ड गेज, जिसकी बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर, ठीक है। क्लियर है? पहला जो गेज है स्टैंडर्ड गेज है, इसे अपन ब्रॉड गेज भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज एक ही है, ठीक है। अभी मतलब पहले स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज अलग एक ही था, लेकिन अभी वो अलग हो गया। ब्रॉड गेज अलग हो गया, मीटर ब्रॉड गेज अलग हो गया और स्टैंडर्ड गेज अलग हो गया। जो स्टैंडर्ड गेज होता है ना, वो हम लोग मेट्रो रेल्स में जो आपका जो रेल्स बिछाते हैं, ठीक है, मेट्रो ट्रेन के लिए जो रेल्स बिछाते हैं, उन रेल्स के दो बीच की दूरी को अपन क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं, ठीक है। उसकी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जब यहाँ पे लिखोगे ना तो स्टैंडर्ड गेज पर लिखना, क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहला अपन ब्रॉड गेज, जो बीजी लिखा है ना उसका मतलब होता है आपका ब्रॉड गेज, जिसके बीच की दूरी होती है कितनी? 1.676 मीटर। इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मीटर गेज। मीटर गेज नाम पे ही इसका लिखा हुआ है, मीटर मतलब 1 मीटर। इसके बाद आपका आता है क्या? नैरो गेज आता है। नैरो गेज की कितनी वैल्यू होती है? दो
रनिंग फेसेस ऑफ रेल्स या इनर क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर रेल्स इज नोन एज अ गेज। तो आपका जो रनिंग फेसेस होगा या क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर पार्ट ऑफ रेल को जिसकी दूरी अगर 0.762 मीटर अपन रखेंगे तो उससे अपन क्या बोलेंगे, नैरो गेज बोलेंगे। और लास्ट आता है आपका लाइट गेज, ठीक है, इसे अपन फीडर ट्रैक गेज ही बोला जाता है और इसका नाम क्या है, लाइट गेज। इसकी दूरी होती है दो रेल के बीच का अगर अपन दूरी रखें कितना आएगा यहाँ पे 0.610 मीटर। क्लियर है क्या बोलना चाहता हूँ। ब्रॉड गेज की वैल्यू कितनी है 1.676 मीटर। मतलब अगर अपन कोई सा ट्रैक बिछाने वाले हैं जो कि ब्रॉड गेज होगा तो दो रेल की बीच की दूरी कितनी होगी 1.676 मीटर होगी। अगर वैसे ही अगर अपन किसी स्थान पे मीटर गेज का रेलवे ट्रैक डालेंगे, बनाएंगे, वहां पे उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसकी दो रेल के बीच की दूरी कितनी होगी आपकी 1 मीटर। वैसे ही नैरो गेज का अगर अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर अपन उसको बिछाते हैं रेल ट्रैक को तो दो रेल के बीच की दूरी होगी 0.762 मीटर। एज वेल एज आपका लाइट गेज अगर अपन बिछाते हैं तो दो रेल के बीच की दूरी होगी कितनी 0.610 मीटर। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप से लिखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस इन इंडिया में हमारे पास इतने टाइप के गेजेस होते हैं। इसके बाद जो आपका गेज है स्टैंडर्ड गेज, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पढ़ा हुआ है अ गेज ऑफ 1.435 मीटर इज द स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, जो स्टैंडर्ड गेज होता है उसे अपन मेट्रो रेल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो स्टैंडर्ड गेज है वो कितना है 1.435 मीटर है, जो कि हमारे इंडियन रेलवेज में जो आपका दो दिल्ली मेट्रो है उसके दो रेल के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.435 मीटर, जिसे अपन क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं अगर आपको टाइम मिल रहा है, अगर टाइम मिल रहा है एग्जाम में और टाइम पर्याप्त है तो अपन ये डायग्राम बना सकते हैं कि नैरो गेज का ऐसा पतला सा रेल बना देंगे और नैरो गेज का 0.610 मीटर या 610 mm बोल सकते हैं इसको। मैं जैसे कि अभी बगल में लिखा है मीटर में लिखा है और इसके राइट साइड में लिखा है क्या लिखा है आपका mm में लिखा है, तो आप प्रीफर करना मीटर। ठीक है, मैक्सिमम मीटर ही यूज होगा इसलिए अपन यहाँ पे मीटर को प्रीफर करेंगे। नैरो गेज की वैल्यू है 0.762 मीटर, मीटर गेज का है 1 मीटर, स्टैंडर्ड गेज है 1.435 मीटर एंड ब्रॉड गेज है 1.676 मीटर। एकदम ये जो टाइप्स ऑफ गेजेस हैं ये बिल्कुल आपको रटा जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम सोते सोते भी आपको पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा। इस टाइप से एकदम इसको बहुत अच्छे से रटना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं किसी प्रकार का वाइवा में, कोई सा भी वाइवा हो। कई बार रेलवे के बारे में पूछ देते हैं, है ना, वाइवा में एक्चुअल में कई बार क्या होता है दूसरे सब्जेक्ट का वाइवा होता है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपका गेजेस के बारे में, है ना। तो गेज का परिभाषा टू रनिंग फेसेस ऑफ रेल या उसे अपन क्या बोल सकते हैं क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज नोन एज अ गेज। ठीक है, बिल्कुल ही एकदम रटे हुए रहना चाहिए, कभी भी आपको ज़िंदगी भर याद हो जाए ऐसा आप इस चीज़ को पढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया आपका गेज के बारे में। इसके बाद देखते हैं अपन सिलेक्शन ऑफ गेज। तो देखो अभी अपन पढ़ेंगे क्या, सिलेक्शन ऑफ गेज। सिलेक्शन ऑफ गेज मतलब आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि किस स्थान पे किस टाइप का गेज लगेगा, है ना। तो ये अपन कैसे बता सकते हैं सिलेक्शन ऑफ गेज पढ़ने के बाद। तो पहला इसमें जो टॉपिक है, पहला जो हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपके पास मनी ही कितना है। ठीक है, अगर अपन कोई सा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रेलवे ट्रैक तो आपको सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, आपके पास उसका पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा हम लोग एस्टिमेट चाहिए रहता है। ठीक है, एकदम पर्टिकुलर सही एस्टिमेट बनाना है ताकि हम लोग उस टाइप का रेलवे ट्रैक को सही तरीके से वहाँ पे बिछा सकें। ठीक है, तो पहला आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे बेहतरीन जो गेज होता है वो होता है ब्रॉड गेज। ठीक है, आप ये समझ लीजिए सबसे अच्छा गेज कौन सा है, ब्रॉड गेज है। तो सबसे अच्छा है तो सबसे महंगा भी होगा। क्यों महंगा होगा कि ब्रॉड गेज के बीच की दूरी कितनी है 1.676 मीटर है। तो इसमें जो ब्लास्ट बिछने वाला है, ब्लास्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि 1.676 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, आप कूद के इसे पार नहीं कर सकते, है ना। मतलब थोड़ा दिक्कतें होंगे, पार तो कर लोगे, गिर जाओगे लेकिन करना नहीं। ठीक है, मतलब इसको क्या करना है 1.616 मीटर बहुत ही चौड़ा होता है। तो उतने एरिया में, उससे ज़्यादा एरिया में आपको ब्लास्ट बिछाना है, फिर वहाँ पे स्लीपर रखेंगे, फिर वहाँ पे सॉइल का फिलिंग होता है जिसे अपन एम्बैंकमेंट बोलते हैं, है ना। तो एम्बैंकमेंट ये सब बिछाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगेगा। तो आप समझ सकते हैं अगर आपके पास जितना अमाउंट ऑफ पैसा है, ठीक है, आपके पास जितना अमाउंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे गेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज लिटिल इंक्रीज इन द इनिशियल कॉस्ट इफ वी सेलेक्ट अ वाइडर गेज, जैसे कि ब्रॉड गेज होते हैं। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, द कॉस्ट ऑफ ब्रिज, टनल्स, स्टेशन बिल्डिंग, स्टॉप क्वार्टर, सिग्नल्स, कैबिन एंड लेवल क्रॉसिंग इज द सेम फॉर ऑल द गेजेस। ठीक है, अगर देखो क्या होता है एक्चुअल में, अगर आप ब्रॉड गेज बना रहे हैं या मीटर गेज बना रहे हैं तो ब्रॉड गेज के लिए भी सेम ही कॉस्ट ऑफ ब्रिज होगा, टनल्स होगा, स्टेशन बिल्डिंग होगा, ये सब के अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप मीटर गेज बिछाओगे तो भी आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी, आप ब्रॉड गेज बनाओगे तब भी आपको ये चीज़ बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बचा सकते हैं। जैसे कि एक रेलवे ट्रैक है, एक ब्रॉड गेज है, उसी के बगल में मीटर गेज भी लगा दिया है, ब्रॉड गेज के बगल में मीटर गेज है, तो यहाँ पे ये सब की कॉस्ट हम बचा सकते हैं। जैसे कॉस्ट जो आपका स्टेशन
बिल्डिंग हो गया, स्टाफ क्वार्टर हो गया और कैबिन वैबिन हो गया, उसको अपन कॉस्ट बचा सकते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ जो ब्रिज है या टनल है वो दोनों के लिए अलग अलग बना सकते हैं, है ना। जो ब्रिज में जो अपन रेलवे ट्रैक बिछाएंगे, ब्रिज के ऊपर भी तो ब्रॉड गेज बिछेगा ना, ब्रिज के ऊपर भी आपका मीटर गेज बिछेगा। तो ये सब चीज़ अपन को ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है आपका, द कॉस्ट ऑफ अर्थ वर्क इन मेकिंग एम्बैंकमेंट एंड कटिंग ब्लास्ट स्लीपर रेल्स वुड प्रोपोर्शनली इंक्रीज विद इन गेज विड्थ। मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं क्या, जैसे जैसे हम गेज की डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ब्लास्ट स्लीपर या एम्बैंकमेंट की कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। ये चीज़ आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि ब्रॉड गेज होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस कितना है इसका, 1.676 मीटर है, ठीक है। तो 1.676 मीटर के लिए आपको उतना चौड़ा एम्बैंकमेंट बिछाना पड़ेगा, प्लस उतने चौड़े में आपको ब्लास्ट जो है होता है गिट्टी, ठीक है। जो आपको रेलवे ट्रैक में जो गिट्टी देखेंगे उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं। तो जो ब्लास्ट बिछाने वाले हैं ज़्यादा बिछाएंगे, जो स्लीपर की जो चौड़ाई होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जैसे जैसे आपका इंक्रीज इन गेज डिस्टेंस होगा, जैसे जैसे आपका गेज का विड्थ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा, किसका, ब्लास्ट स्लीपर या एम्बैंकमेंट का, वहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे अपन लो करते रहेंगे, जो आपका जो गेजेस की जो विड्थ है उसे कम करते रहेंगे, वैसे वैसे आपका कॉस्ट ऑफ अर्थ वर्क, कॉस्ट ऑफ ब्लास्ट एंड कॉस्ट ऑफ स्लीपर एंड रेल्स आर प्रोपोर्शनली डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब ये प्रोपोर्शनली है, मतलब जैसे जो बढ़ेगा तो सामने वाला भी बढ़ेगा, अगर जो घटेगा वो सामने वाला भी घटेगा। जैसे कि गेज विड्थ अगर घटती है तो कॉस्ट भी घटेगी, किसकी, स्लीपर की, आपकी रेल्स की और आपका अर्थ वर्क का, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, देयर इज अ लिटिल प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द एक्विशन ऑफ लैंड फॉर परमानेंट ट्रैक विद इंक्रीज इन गेज। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगर एक लाइट गेज है, लाइट गेज की बीच की दूरी होती है जो विड्थ है 0.610 मीटर होती है, ठीक है। तो 0.610 मीटर के लिए अपन क्या करेंगे, 0.610 मीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लैंड वहाँ पे जो आपको लेना है, ठीक है, वो कम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 0.610 मीटर का ही बनाना है। तो आप कम से कम 5-10 मीटर का ले लेंगे, है ना। तो आने वाले समय भी अपन और भी वहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे जैसे इंक्रीज इन जो विड्थ का जो गेज का विड्थ है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वो आपको जो लैंड जो लेना पड़ेगा, जो जमीन लेनी पड़ेगी, वो भी आपको चौड़ी लेनी पड़ेगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे गेज का विड्थ बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैंड लेना पड़ेगा, और लैंड लेंगे तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज रहती है ना। जमीन सस्ता थोड़ी है, बहुत महंगा होता है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये आपके पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट यहाँ पे सही तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है आपका, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक। वॉल्यूम और नेचर ऑफ ट्रैफिक मतलब समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा गेज कौन सा होता है, सबसे अच्छा गेज होता है ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज कब यूज करेंगे, जब वहां पे ब्रॉड गेज देखो जैसे कि 1.676 मीटर चौड़े हैं, तो आपके रेल के डब्बे भी चौड़े होंगे, रेल के डब्बे चौड़े होंगे मतलब वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ पीपल आ सकते हैं। तो इसी को समझो, वॉल्यूम कैसे कर रहे हैं, मतलब ज्यादा चौड़ा होगा तो ज्यादा लोग बैठ पाएंगे, और ज्यादा लोग बैठ पाएंगे तो ज्यादा लोग ट्रैवल कर पाएंगे, है ना। ट्रैफिक ज्यादा भी होगा तभी वो सह लेगा। तो ये चीज समझो, अगर उस एरिया पे ज़्यादा ट्रैफिक है, जैसे कि रायपुर बिलासपुर ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो ऐसे एरिया में हमको ब्रॉड गेज ही लगाना पड़ेगा, है ना, ताकि आपका ज़्यादा लोग आ सकें, है ना। ज़्यादा चौड़ा होगा तो ज़्यादा लोग आएंगे, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ आप समझ सकते हैं। या आपको मैंने बताया था कि सबसे अच्छा गेज कौन सा होता है, ब्रॉड गेज होता है। तो हैवी ट्रैफिक के लिए, हैवी ट्रैफिक समझ गए, और ज़्यादा लोड हैंडलिंग कैपेसिटी के लिए भी अपन ब्रॉड गेज का यूज़ करते हैं। तो इसको समझना। तो वैसे अगर मैं गाँव को जोड़ रहा हूँ, जैसे कि आपका हो गया, कोई सा भी गाँव हो गया, कोई से भी 2 गाँव का मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको पता ही है गांव के जो गांव में कम लोग रहते हैं ना, तो कम लोग हैं तो कम लोग ट्रैवल करेंगे, मतलब ट्रैफिक लो है और उसकी लोड हैंडलिंग कैपेसिटी भी लो है, तो हमको वहाँ पे ब्रॉड गेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या दे सकते हैं वहाँ पे, नैरो गेज या लाइट गेज या मीटर गेज भी आप देख सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को अपन ऐसे समझेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज एविडेंट दैट विद ग्रेटर ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी द ट्रेन शुड बी रन बाई अ बेटर ट्रैक्शन टेक्निक और बाई बेटर लोकोमोटिव्स फॉर हैवियर लोड्स और हाई स्पीड द वाइडर गेज आर रिक्वायर्ड because subsequently the operating cost per ton kilometer is less for higher carrying capacity। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात ये लिखा हुआ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा अगर आपके पास हैवी ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा लोड हैंडलिंग कैपेसिटी है, तो ज़्यादा ट्रैफिक और ज़्यादा लोड हैंडलिंग कैपेसिटी के लिए आपको चौड़े गेज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज, अगर कोई एरिया डेवलप नहीं है, ठीक है, जैसे कि
जिस भी स्थान से रेलवे ट्रैक जाता है ना वो एरिया ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, क्योंकि लोग रुकते हैं तो लोग कुछ लेते हैं, वहाँ ट्रैवल करते हैं, और लोग क्या सोचते हैं पता है, जहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन होगा, जहाँ पे आपका रेलवे ट्रैक होगा, वहाँ पे मैं घर बनाऊंगा, मतलब उसके आसपास जो गाँव है वहाँ पे मैं घर बनाऊंगा ताकि मेरे को आने जाने में दिक्कतें ना हो। तो इस चीज़ को समझो, अगर किसी एरिया को डेवलप करना है तो सीधा वहाँ पे ब्रॉड गेज नहीं डालना है, हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग धीरे से करेंगे, जैसे कि अपन मीटर गेज लगाए, फिर नैरो गेज लगाए, अगर जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ते रहेगा तो वैसे वैसे वहाँ पे अपन गेज का वेट भी बढ़ाते रहेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं, जो धमतरी और रायपुर की जो रेलवे लाइन थी वो छोटी रेलवे लाइन थी, मीटर गेज था, तो मीटर गेज था तो वहाँ पे क्या ट्रैफिक बढ़ने लगा, बहुत लोग ट्रैवल करने लगे, इसलिए पूरा मीटर गेज को उखाड़ के एक नया ब्रॉड गेज लाइन बिछाया जा रहा है, ठीक है, आने वाले समय में, क्योंकि वो डेवलप तो हो गया, धमतरी बहुत बड़ा सिटी है ना, तो वो डेवलप हो चुका है, तो वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, आपका ब्रॉड गेज बिछ रहे हैं, ताकि ज़्यादा ट्रैफिक है तो ज़्यादा लोग आ पाएंगे और ज़्यादा लोड हैंडलिंग कैपेसिटी झेल देंगे आपका ब्रॉड गेज, है ना। तो नैरो गेज कैन बी यूज टू डेवलप द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज बाय जॉइनिंग द अंडर डेवलप्ड एरियाज विद डेवलप्ड और अर्बनाइज्ड एरिया। मतलब यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कि धमतरी पहले छोटा सिटी था और रायपुर बड़ा सिटी था, तो धमतरी को रायपुर से धमतरी को जोड़ा गया, जो रायपुर डेवलप सिटी थी और आपकी धमतरी आपका अंडर डेवलप सिटी था, ठीक है, तो ऐसा अपन जोड़ेंगे तो वो एरिया भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री। फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री मतलब फिजिकली आपका, मतलब ये समझ सकते हैं यहाँ पे फिजिकल मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका जो स्थान है जहाँ पे अपन रेलवे ट्रैक बिछाने वाले हैं वो ऊंचाई पे है या मतलब हिली रीजन पे है या डाउन रीजन पे है, मतलब आपका जो एरिया है जहाँ पे अपन रेलवे ट्रैक बिछाने वाले हैं वो क्या आपका पर्वत पे है या हिली रीजन पे या फ्लैट रीजन पे है, ये चीज़ को समझना अपने को, ठीक है। तो अगर आपका हिली रीजन में होगा तो वहाँ पे अपन ब्रॉड गेज नहीं लगा पाएंगे। ब्रॉड गेज क्यों नहीं लगा पाएंगे? ब्रॉड गेज कब लगाते हैं? जब आपका हैवी लोड्स है, हैवी ट्रैफिक है, तो हैवी लोड्स हैवी ट्रैफिक को आपको चढ़ाने के लिए, आपको हिली एरिया में चढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो वो फोर्स हम लोग वहाँ पे नहीं दे पाएंगे, इसलिए अपन क्या करेंगे, वैसे एरिया पे मीटर गेज या नैरो गेज का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री में यूज ऑफ द नैरो गेज वारंटेड इन हिली रीजन्स वेयर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू द स्टीप ग्रेडियंट एंड शार्प कर्व्स। मतलब बोला जा रहा है जहाँ पे भी हिली रीजन्स होगा वहाँ पे अपन नैरो गेज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अपन मीटर गेज या ब्रॉड गेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट होता है। स्टीप ग्रेडियंट मतलब एकदम चढ़ाव हो सकता है या एकदम कर्व हो सकता है, तो वैसे कर्व वाले स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, नैरो गेज देंगे ताकि वहाँ पे छोटी ट्रेन चल सके सही तरीके से, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं स्पीड ऑफ द मूवमेंट। स्पीड ऑफ द मूवमेंट आपका 5वां पॉइंट है। स्पीड ऑफ द मूवमेंट में हम लोग ये समझेंगे कि जैसे जैसे विड्थ ऑफ गेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, ये भी प्रोपोर्शनली है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ गेज, ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू द गेज। द स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ डायमीटर ऑफ व्हील विच इज टर्न इज लिमिटेड बाय द गेज। द व्हील डायमीटर इज जनरली 0.75 times that the gauge. Lower speed discourages the customers and so for maintaining high speeds the broad gauge is preferred। मतलब आप खुद कंझा जाते हो जब कोई सा ट्रेन, आप लोकल ट्रेन में चढ़ोगे, रायपुर बिलासपुर में लोकल ट्रेन अगर आप चढ़ जाते हैं या किसी भी एक्सप्रेस बिना एक्सप्रेस वाला जो ट्रेन रहता है उसमें आप चढ़ जाते हैं, तो क्या होता है बहुत ही धीरे धीरे आती है, 4-5-6 घंटा लग जाता है, एकदम असकटा जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, लोअर स्पीड डिस्करेज द कस्टमर, ठीक है। अगर आपको पता है कि अगर रायपुर से बिलासपुर की दूरी जो है 3-4 घंटे में कवर हो जाती है और आपको लग रहा है 6-7 घंटा, तो आप उसमें डिस्करेज हो जाएगा ना, आपको परेशानी होगी बहुत ज़्यादा, मैं क्यों ट्रैवल करूँगा जब आपको इतना टाइम लग रहा है। आप बाइक में जा सकते हो या आप कोई सा भी यहाँ पे बस या आप वहाँ पे कारवार में जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये समझने वाली है बस यहाँ पे स्पीड ऑफ द मूवमेंट में कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ गेज, ठीक है, ये समझना। स्पीड बढ़ाना है तो गेज का वेट को भी बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड कम करना है तो गेज के वेट को भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप हायर स्पीड चला सकते हो, हाई स्पीड में अपन जा सकते हैं अगर अपन ज़्यादा वेट का गेज यहाँ पे रखे हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ समझेंगे। तो ये था आपका क्या सिलेक्शन ऑफ गेजेस था, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज मतलब, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, मतलब समझ है, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि अगर हम एक समान गेजेस, जो गेज होता है मतलब एक समान गेज का रेलवे ट्रैक अगर अपन सब जगह देंगे तो क्या उसकी मतलब लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है, या डिफरेंट गेज को अपन डिफरेंट प्लेस में देंगे तो उसका क्या लाभ या क्या हानि हो सकता है, वो यहाँ पे हमको देखना है, ठीक है। तो देखते हैं
ठीक है, तो देखते हैं यूनिफॉर्मिटी और गेज में। यूनिफॉर्मिटी और गेज में हमको बस ये समझना है कि अगर अपन डिफरेंट टाइप ऑफ गेजेस अपन यूज़ करेंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी, है ना। मतलब दिक्कतें आएंगी तो अपन ये चीज़ समझ सकते हैं, अगर अपन वो चीज़ नहीं करेंगे, डिफरेंट गेज यूज़ नहीं करेंगे तो क्या क्या चीज़ अच्छा चीज़ हो सकता है ना। तो वो चीज़ अपन देखेंगे। तो सीधा पॉइंट्स में आते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज में। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस रिजल्ट इन द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अगर अपन सब जगह आपका रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर, चांपा, रायगढ़, सब जगह अगर अपन एक ही तरीके का अगर अपन गेज यूज़ करते हैं, अगर किसी भी प्रकार का एक गेज ना, चाहे वो ब्रॉड गेज हो चाहे वो मीटर गेज हो, अभी जो यूज़ किए हैं अपन, जो अभी चल रहा है वो ब्रॉड गेज चल रहा है ना। तो अगर अपन ब्रॉड गेज यूज़ करेंगे सभी जगह तो क्या यूज़ हो, क्या एडवांटेज होगा। अगर अपन ब्रॉड गेज यूज़ नहीं करेंगे, जांजगीर रायपुर से बिलासपुर आपका ब्रॉड गेज, फिर बिलासपुर से जांजगीर आपका मीटर गेज, अगर ऐसा अपन करेंगे तो क्या होगा, है ना। वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि पहला जो है, पहला पॉइंट देखेंगे आपका, द डिले, कॉस्ट एंड हार्डनशिप in transshipping passengers and goods from the vehicle of one gauge टू अनदर इज अवॉइडेड। मतलब अगर आप रायपुर से आपको जांजगीर जाना है और सपोज रायपुर से बिलासपुर ब्रॉड गेज है, देन बिलासपुर से जांजगीर आपका मीटर गेज है, तो आपको ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रॉड गेज का 1.676 मीटर का अलग इंजन होता है और आपका मीटर गेज का 1 मीटर का अलग इंजन होता है। मतलब अलग इंजन होगा, अलग बोगी होगी, वैसी अलग अलग बोगी होंगी, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप रायपुर से बिलासपुर जाओगे, फिर भागा दौड़ी करोगे, सामान लेके भागोगे, फिर आप टिकट लोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर उस प्लेटफॉर्म में जाओगे जहाँ से मीटर गेज आपको मिलेगा, मीटर गेज वाला जो ट्रेन मिलेगा जो बिलासपुर से जांजगीर जाएगा। तो ये सब चीज़ जो इतनी दिक्कतें होंगी वो दिक्कतें अपन अवॉइड कर सकते हैं अगर अपन यूनिफॉर्म एक ही तरह का अगर अपन गेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन यूनिफॉर्म गेज यूज़ करेंगे तो इस चीज़ से अपन बच सकते हैं। डिले बचेगा, डिले नहीं होगा, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कॉस्ट अपन बचा सकते हैं। जो एक पैसेंजर को चलने में दिक्कतें होती है, भागते भागते जाएगा, टिकट लेगा, फिर भागते भागते जाएगा और वो दूसरा ट्रेन पकड़ेगा और अगर डिले होगा तो छूट जाएगा ट्रेन, है ना। तो ये सब दिक्कतें होंगी, उस चीज़ से अपन बच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, एज द ट्रांसशिपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड देयर इज नो ब्रेकेज ऑफ गुड्स। मतलब ट्रांसशिपिंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान हमको बार बार हमारे सामान को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम एक ही तरह का गेज यूज़ करते हैं तो। और बार बार अगर अपन किसी गुड्स मतलब होता है सामान, अगर अपन बार बार किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं तो उस गुड्स का, उस सामान का टूटने की संभावना रहती है ना, या कभी कभार टूट भी जाता है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे, डिफिकल्टीज इन लोडिंग एंड अनलोडिंग आर अवॉइडेड एंड लेबर एक्सपेंसेस आर सेव्ड। जैसे कि आपको बताया है, जो बार बार लोडिंग बार बार अनलोडिंग करने की संभावना है वो कम से कम होगी अगर अपन एक ही तरह का गेज यूज़ करेंगे। जैसे कि रायपुर से बिलासपुर तक एक कुछ सामान जा रहा है, फिर उसी सामान को मेरे को क्या करना है, बिलासपुर से जांजगीर भेजना है, तो अपन कैसे करेंगे, रायपुर से बिलासपुर सामान जाएगा, फिर सामान पूरा बिलासपुर में उतरेगा। मतलब रायपुर से तो पहले मैं लोड करूँगा ट्रेन पर, फिर लोड होकर बिलासपुर में अनलोड होगा, फिर वही अनलोड सामान को क्या करूँगा मैं मीटर गेज वाले रेलवे ट्रैक में फिर लोड करूँगा, फिर जांजगीर जाके फिर अनलोड होगा। ये क्या हो रहा है ना, मतलब लोड अनलोड इसी से तो सामान ब्रेक होने वाला है। तो ये नहीं हो इसलिए अपन क्या करेंगे, एक ही तरह का गेज यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ अपन बच सकते हैं, है ना। तो और बार बार लोड अनलोड कर रहे हैं तो लेबर का कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, है ना, बार बार लोड कर रहे हैं ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो इस चीज़ को अपन बचा सकते हैं। डिफिकल्टी इन लोडिंग एंड अनलोडिंग आर अवॉइडेड। इसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट, फोर्थ पॉइंट है, पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट एंड मिसप्लेसमेंट विल चेंजिंग फ्रॉम वन व्हीकल टू अनदर इज एलिमिनेटेड। मतलब चोरी होने की संभावना कम से कम होगी और सामान का अदला बदली की संभावना कम से कम होगी, है ना। ऐसा मत करना, है ना, मिसप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, दूसरे का बैग दूसरा नहीं ले जाना चाहिए, है ना, ऐसा मत करना कभी। इसके बाद देखेंगे पाँचवा पॉइंट, लार्ज शेड्स टू स्टोर गुड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अगर अपन डिफरेंट टाइप के गेजेस यूज़ कर रहे हैं तो ब्रॉड गेज के लिए अलग शेड्स लगाना पड़ेगा जहाँ पे अपन लोड अनलोड करेंगे, वैसे ही मीटर गेज के लिए अलग शेड्स लगाने पड़ेंगे। शेड मतलब होता है रोशन, वो आपका जो बिछाते हैं ना अपन रेलवे ट्रैक में, आप अपने स्टेशन में देखोगे शेड्स लगे होते हैं, धूप से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए क्या लगाते हैं वहाँ पे शेड्स लगाते हैं। तो वैसे ही सामान के लिए भी अपन शेड का निर्माण करते हैं, तो वो अपन ज़्यादा बनाने से बच सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे लेबर स्ट्राइक डू नॉट अफेक्ट द सर्विस एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेन। आप इसको समझिए, अगर रायपुर से बिलासपुर कोई सामान जा रहा है और बिलासपुर में लेबर का स्ट्राइक है तो रायपुर से बिलासपुर सामान तो चले गया, लेकिन बिलासपुर से तो वो सामान अनलोड ही नहीं हुआ, तो क्या मतलब, है ना। तो ये सब चीज़ से अपन बच सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर लाइट गेज में वहाँ पे दिक्कतें होंगे।
ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं 7वां पॉइंट का लिखा हुआ है सरप्लस वैगन्स ऑफ वन गेज कैन नॉट बी यूज टू अनदर गेज। मैंने आपको पहले बताया था पहले पॉइंट में कि ब्रॉड गेज का इंजन अलग होता है और उसके जो बोगीज हैं, जो वैगन्स हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ब्रॉड गेज के जो ट्रेन के इंजन हैं और जो उसके वैगन्स हैं, मतलब जो बोगी होती है, डब्बे होते हैं, उसको अपन डिफरेंट अलग गेजेस में नहीं चला सकते हैं। ब्रॉड गेज का जो इंजन है वो सिर्फ ब्रॉड गेज में ही चलेगा, है ना, क्योंकि उसका जो व्हील की डिस्टेंस है वो भी आपकी कितनी होगी, व्हील गेज होगा। अपन ने पढ़ा ना, दो व्हील्स के बीच के डिस्टेंस को व्हील गेज बोलते हैं, तो वैसा समझेंगे इस चीज़ को। दो मतलब व्हील्स के डिस्टेंस को अपन बार बार बदल नहीं सकते। इंजन जब बनाएंगे वो आपका ब्रॉड गेज के अलग बनेगा, मीटर गेज के अलग बनेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर अपन डिफरेंट गेज यूज़ करेंगे तो ये दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, इसके बाद लोकोमोटिव कैन बी इफेक्टिवली यूज ऑन वन ट्रैक इफ अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ गेज इज अडॉप्टेड। एक ही तरह की, मतलब अगर अपन लोकोमोटिव जो होता है वो अच्छा महंगा होता है और बहुत ही अच्छा भी होता है, तो अपन उस महंगी चीज़ इंजन का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो यूनिफॉर्मली सही तरीके से यूज़ हो। कब? जब यूनिफॉर्मली गेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे तब। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 9 पॉइंट डुप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट सच एज प्लेटफॉर्म सैनिटरी अरेंजमेंट फ्लॉक इट इज अवॉइडेड। ठीक है, तो ये चीज़ ये बोला जा रहा है, अगर रायपुर में ही समझेंगे इस चीज़ को, रायपुर में अगर ब्रॉड गेज का ट्रैक आ रहा है और मीटर गेज का भी ट्रैक आ रहा है, तो ब्रॉड गेज के ट्रैक के लिए मेरे को अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और वहाँ अलग से बाथरूम सैनिटरी बनाना पड़ेगा, वहाँ अलग से क्लॉक लगाना पड़ेगा, और मीटर गेज का भी वहीं प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा अलग से, क्योंकि वो मीटर गेज वाली लाइन तो अलग रहेगी ना। तो मीटर गेज वाले के लिए अलग हमें को प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, अलग वहाँ के लिए बाथरूम बनाना पड़ेगा। तो ये सबसे कॉस्ट मेरा इंक्रीज हो सकता है। इसको अपन कम कर सकते हैं अगर अपन एक ही तरीके का गेज इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग मिलिट्री मूवमेंट नो टाइम वेस्टेज इन चेंजिंग पर्सनल एंड इक्विपमेंट फ्रॉम वन व्हीकल टू अनदर इफ गेजेस यूनिफॉर्म। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है ना, आप समझ सकते हैं। अगर अपन जैसे कि हम पैसेंजर की बात कर रहे थे, उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम होता है, सामान को ले जा रहे हैं तो प्रॉब्लम होता है, तो वही मिलिट्री की बात आती है। कहीं हमला हो रहा है और हमें हमारे सोल्जर को भेजना है, तो हम जल्दी कैसे भेजेंगे अगर वो बार बार ट्रेन चेंज कर रहे होंगे तो, है ना। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, यूनिफॉर्म गेज यूज़ करेंगे। एक ही प्रकार का गेज पूरा इंडिया में वही होगा, जैसे कि ब्रॉड गेज पूरे इंडिया में ब्रॉड गेज फैला हुआ है, सिवाय जो छोटे छोटे स्थान हैं, जो छोटे छोटे अनडेवलप्ड एरियाज हैं, उसको नैरो गेज से जोड़ा गया है ताकि वो डेवलप हो, और जब डेवलप हो जाए तो अपन वहाँ पे ब्रॉड गेज बिछा सकते हैं, है ना। और जो नैरो गेजेस होते हैं वो अपन कहाँ लगाते हैं, हिली रीजन्स में, ऊंचे स्थानों पे अपन नैरो गेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इतना सारा पॉइंट्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज एग्जाम में आता है ना। यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज आ सकता है, आपका सिलेक्शन ऑफ गेज आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आज लेते करते हैं, आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।